देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। मुद्दों को लेकर हमारा बैलेंस अप्रोच और सवालों में ना किसी से हमदर्दी ना ही दुश्मनी, यानी कहते हैं ना कि ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, क्योंकि तभी मिलता है आप दर्शकों का अटूट विश्वास। और बहस के शोर में कई बार सवालों का जवाब नहीं मिलता, हम उन सवालों का जवाब लेंगे ताल ठोक के। हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी भी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बहस पर। पश्चिम बंगाल में आज ओवैसी और हुमायूं कबीर ने एक साथ पहली रैली की। दोनों नेताओं के टारगेट पर ज्यादातर समय ममता बनर्जी ही रही। इस बीच आज ही बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बार फिर हिंदू मुसलमान पर फोकस हो गया। ओवैसी और हुमायूं कबीर की एंट्री से चुनाव पर असर के कयास लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी एसआईआर और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम वोट बंटने से ममता की सत्ता पर क्या खतरा है? क्या सरकार चली जाएगी? ओवैसी हुमायूं की जोड़ी से क्या बीजेपी को फायदा होगा? और इस बार भी बंगाल का चुनावी मैच क्या हिंदू मुस्लिम पिच पर ही हो रहा है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये नए फॉर्म 6 सीईओ दफ्तर में क्यों आ रहे हैं? कौन जमा दे रहा है? वो कैसे बीजेपी से 30,000 40,000 फॉर्म ऐसे एक्सेप्ट कर रहे? वो पेटी पेटी फॉर्म उनके ऑफिस में भेजा हुआ। झूठा लोग ढुका रहा है, एक प्रमाण तो लाए। तो हम तो इसका पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा नेता अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट किया है। सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। बंगाल के चुनाव को साम दाम दंड भेद कर्म कुकर्म सब तरीके से सत्तारूढ़ दल, केंद्र का सत्तारूढ़ दल जीतना चाहते। ना ममता बनर्जी में फर्क है ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। आपको बता दें कि आज से सिर्फ आप दर्शक नहीं है, बल्कि आप इस बहस का हिस्सा भी होंगे। आज का हमारा सवाल है, क्या मुस्लिम वोट बटेगा तो ममता का वोट घटेगा? सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आप अपना जवाब भेजिए, अपनी राय भेजिए, और आपका जवाब, आपकी राय हम इसी शो के दौरान दिखाएंगे। तो आप अपना जवाब @ZEE News पर आप पोस्ट करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर आप डालें, एक्स पोस्ट पर डालें, और हैशटैग के साथ भी आप अपनी राय दे सकते हैं। हैशटैग है बंगाल मुस्लिम वोट। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी हैं, सीपीआई के नेता हैं। संजय शर्मा हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। इमरान सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। अभिज्ञान प्रकाश सर हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता राखी बिरलान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं संजय शर्मा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी टीएमसी को डरा रही है क्या? क्योंकि उनका पूरा फोकस मुस्लिम बेल्ट पर, यानी मुस्लिम वोटरों और मुस्लिम जहां जहां है, जहां निर्णायक वोट है, वहां पर है। देखिए, ये चुनाव है। चुनाव में हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और ओवैसी जी वहीं वहीं जाते हैं जहां जहां भाजपा को इन्हें सत्ता में लाना होता है। और पश्चिम बंगाल में हमने 2021 में असदुद्दीन ओवैसी जी को देखा था। इस बार हुमायूं कबीर जी के साथ वो अपनी टीम बना रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कैसे इंडल्ज है, ये सारी दुनिया, सारा बंगाल तो कम से कम जानता, खूब अच्छी तरीके से जानता। हमें कहीं किसी से कोई खतरा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को किसका हाथ पकड़ा था?
सर गुजरात में जब दंगे एक सेकंड सोलंकी साहब मैं डिबेट की शुरुआत में ही आप सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि देखिए दर्शकों को समझ में आए ऐसी चर्चा और ऐसी बहस करें, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो सबको आवाज भी जाएगी और दर्शक भी समझ जाएंगे, वरना बेवजह की चिल्पों और शोर में यह बहस खत्म हो जाएगी। प्लीज कंटिन्यू संजय जी। और जहां तक हमारा मानना है, राज्य में 15 साल से हम सत्ता में हैं और चौथी बार के लिए 4 मई को दीदी वापस सत्ता में आ रही है। आज तक के जो ओपिनियन पोल्स वगैरह जो भी लोगों की राय बनती दिख रही है उससे जाहिर हो जाता है। 2021 में भी इन लोगों ने बहुत चेष्टा की थी, प्रचेष्टा की थी, लेकिन हम सबसे बड़ी ताकत बनकर आए, हमें सबसे ज्यादा सीटें मिली। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए जी। लोकसभा चुनाव में भी हमारी सीटें काफी बढ़ी। इनके प्रयास अपनी जगह रहे, लेकिन जनता ने दीदी को चुना, जनता ने तृणमूल कांग्रेस को चुना और जनता ने ऐसी सरकार को चुना जो जन सरोकारों के प्रति संवेदनशील रही हो। और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम जन सरोकारों के प्रति। संजय शर्मा जी, देखिए आप ही के जवाब में 2 विरोधाभास हैं। पहला ये कि जब आप कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो इस लिहाज से 2021 में बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए थी, टीएमसी को आउट हो जाना चाहिए था। नतीजा तो कुछ और हो गया। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पहले ये बयान मैं आपको सुनाता हूं जिसमें ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ममता दीदी को मुसलमानों से प्यार नहीं है, वो जब मुस्लिम इलाके में जाती हैं तो सिर पर ओढ़नी डाल लेती हैं और अल्लाह अकबर करती हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। पहले बयान सुनाते हैं आपको। ममता बनर्जी में नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं, ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती है तो सर पर उंगली पहन लेती है, अल्लाह अकबर कहती है। ऐसा है क्या संजय जी? देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जननेत्री दीदी ममता बनर्जी सभी धर्मों का समान आदर करती है। वो सिखों के गुरुद्वारे भी जाती हैं और प्रकाश पर्व भी वो मनाती है, क्रिश्चियन भाइयों के, ईसाई भाइयों के उसमें भी जाती हैं, और चंडी पाठ वगैरह, दुर्गा पूजा वगैरह, हमारे सनातन पंथ के जितने नियम कायदे हैं, जितने त्योहार हैं, पर्व हैं, सब मनाती है। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों के पर्व में भी जाती है। सभी को बराबर चश्मे से हम लोग देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। दीदी का कहना है धर्म जार जार उत्सव शोभा, धर्म सबका अपना अपना, लेकिन धर्म का जो उत्सव होता है उसमें सभी को शामिल होना चाहिए, और यही बंगाल को चलाने की दीदी का अपना तरीका है। ठीक है, और जहां तक ठीक है संजय जी मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सिद्धार्थ यादव जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, थोड़ा सा 5 साल पुराने फ्लैशबैक में भी ले चलूंगा और आज की रियलिटी पर भी ले चलूंगा। जब आपने पिछला नारा दिया था 2 मई दीदी गई, इस बार भी नतीजे आएंगे मई में ही। दोनों बयान आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए पहले। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मतलब पिछली बार भले आप 3 से 77 पर आपकी सीट आ गई, लेकिन दीदी तो पिछली बार से ज्यादा मजबूत हो गई। कहां गई दीदी? नहीं प्रत्युष जी, बिल्कुल ठीक बात है। हम 2021 में भी जब चुनाव लड़े थे, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। बंगाल की जनता ने हमको वो अवसर नहीं दिया, हमारे में कुछ कमी रही होगी, इसलिए शायद हम कम रह गए, पर हम 3 सीटों से 77 सीट तक गए और हमने बंगाल के अंदर एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।
देखिए, हम 3 से शुरू हुए, 3 से पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, 1% 2% वोट बैंक वाले थे। आज हम 38% वोट बैंक वोट शेयर वाले बने, हम 77 सीट वाले बने। निश्चित तौर पर यात्रा है, लंबी यात्रा है, हमने उसको तय किया। पर आज का चुनाव और आज के बयान आपको प्रत्युष जी बता सकते हैं कि किस प्रकार बंगाल के चुनावों का परिणाम होने जा रहा है। क्या कह रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी 15 साल में जो काम किया वो नहीं गिना रही है। ममता बनर्जी कह रही है महिलाएं घर में से बेलन इकट्ठा करके बाहर आ जाना, इलेक्शन कमीशन वाले आए तो जो हथियार घर में मिले उसको लेकर के बाहर आ जाना। ममता बनर्जी कह रही है कि एक समुदाय अगर तुम्हारे पीछे आ गया तो मैं ही तो बचाऊंगी, कौन बचाएगा, वो मेरी कम्युनिटी वाले हैं। ये बयान है मुख्यमंत्री के चुनाव के चलते। ममता बनर्जी कह रही है कि घरों के बाहर चुनाव के बाद लिखना पड़ेगा आई डोंट सपोर्ट बीजेपी, मतलब मैं अगर जीत गई तो मैं घर में घुस करके मारूंगी। ये बौखलाहट दिखाती है प्रत्युष जी। जब आप 15 साल सत्ता में हो, आप जनता के वादों पर खड़े ना उतर पाए, जनता की उम्मीदों पर खड़े ना उतर पाए, आपको आकर के यही करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य तो दूसरी बात का है, हमारे साथी संजय जी अभी कह रहे थे हमको तो सारे धर्म एक जैसे लगते हैं। ममता बनर्जी की तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड कहें कि रामनवमी मुझे कम्युनल लगती है, ईद मुझे सेक्युलर लगती है। रामनवमी के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ जाए, मुहर्रम के लिए आपको कोर्ट ना जाना पड़े, यह आपका एक भाव है। आप 5,000 करोड़ माइनॉरिटी के लिए पैसा खर्चे और 2,000 करोड़ पिछड़े वर्ग के लिए खर्चे, ये एक है। पूरे उत्तर बंगाल के लिए आप 800 करोड़ रुपए दें और 5,000 करोड़ मौलानाओं में बांट दें, ये एक भाव है। सबको दिखता है वोट बैंक, सबको पता है कहानी प्रत्युष जी। ये कौन लोग किन के दम पर आकर के सरकार बनाने का एक मादा रखा करते थे, आज चूंकि वो दुकानें खिसक चुकी हैं, जनता की आंख खुल चुकी है। अगर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का एक पर्टिकुलर वोट बैंक है और उसी को साधने के लिए करती है, तो मुझे लगता है कि आज की इस बहस में ताल ठोक के तय हो जाए कि किसका वोट बैंक क्या है। मैं सोलंकी साहब आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हुमायूं कबीर जो नए नवेले अभी आपके सहयोगी बने हैं, उनका बयान ममता बनर्जी को लेकर क्या है कि वो किस धर्म के लिए काम कर रही हैं, जरा वो सुन लीजिए। ममता बनर्जी मुसलमान को वोट लेके 3 बार चुनाव में मुख्यमंत्री बन के वो मंदिर बनाएगी, वो दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपया अनुदान देंगी, तो वो जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है 262 करोड़ रुपया खर्चा करके वो जगन्नाथ धाम बनाएगी। वो मुसलमान को जाएगा कब्जा करके वहाँ दुर्गा मंदिर बनाएगी राजारहाट में। तो वो जितना बार हिंदू हिंदू करेगी, मैं इतना बार मुसलमान सोलंकी साहब, मैं इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन जल्दी से सिद्धार्थ जी इस पर कमेंट कीजिए। अगर आप कहते हैं कि सारा फोकस ममता बनर्जी का मुस्लिमों पर है, यहां तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं जो कभी उनकी पार्टी के विधायक रहे थे, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का फोकस तो हिंदुओं पर है, वो जगन्नाथ मंदिर बना रही है, वो हिंदुओं के लिए मंदिर बना रही है, दुर्गा मंदिर बना रही है। आज तय हो जाए कि ममता बनर्जी और बीजेपी का वोट बैंक किधर है। देखिए प्रत्युष जी, एक बात बड़ी साफ है, एक वोट बैंक पश्चिम बंगाल में ऐसा है जिसके पीछे इनने सबने दौड़ लगा रखी है। आपने मैराथन में कभी लोग भागते हुए देखे हैं? सांस फूल जाती है, पसीने आ जाते हैं, जीभ बाहर आ जाती है, पर भागते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा है, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे एमआईएम के जो साथी बैठे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, सब एक वोट बैंक के पीछे लगे हुए हैं। एक दूसरे को उस वोट बैंक का हितैषी, उसकी खिलाफत करने वाला बताएंगे और खुद को सबसे बड़ा हितैषी बताएंगे और कहेंगे मुझको वो वोट बैंक दे दीजिए। अरे ममता बनर्जी की तो पूरी पॉलिटिक्स, मैंने तो नीति बता दी आपको। 5,000 करोड़ आपने अल्पसंख्यक को दे दिया और 2,000 करोड़ पिछड़े वर्ग को दिया। 77 जातियां आपने पिछड़े वर्ग में जोड़ी, उस 77 में से 75 वो मुसलमान जातियां थी। क्या पश्चिम बंगाल में पिछड़ा नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में और किसी का अधिकार नहीं है? जिनने कैटेगोरिकली चरणबद्ध तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर एक वोट बैंक को खुश करते 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 अपनी सरकार बनाने का काम किया, कैसे घुसपैठियों को ला ला के उत्तर बंगाल में टिकाने का काम किया, कैसे उनको जमीनें दिलवाने का काम किया, कैसे सिंडिकेट चलवा करके उनके आईडी कार्ड बनवाने का काम किया, उनकी नीति छुपी नहीं है। सोलंकी साहब, आप चुनाव जो लड़ रहे हैं वो सेकुलर वोट आपको चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए, मुस्लिमों का वोट चाहिए, एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए? मैं बताऊंगा कि ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं। मैं बता दे रहा हूं सर। पहली बात तो सर ये है जी कि हिंदुस्तान में जितने भी वोटर हैं, जितने भी रहने वाले, सारे सेकुलर है। सेकुलर जो वोट देंगे वो सेकुलर है, तभी तो इंडिया हमारे, हम देश के नागरिक हैं। तो दूसरी बात, हमारे सिद्धार्थ साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कहां से डेटा सर उठा के लाए सर 5,000 का, बताइए सर।
ममता बनर्जी ने वक्फ बोर्ड के पैसे से इमाम भाता दिया। जो इमामों को पैसा दे रही है वो आपकी सरकारी पैसे से नहीं दे रही है सर। सीधा जी गुमराह मत करिए हिंदुओं को। आप नेशनल टेलीविजन बैठे हुए हैं, सुन लीजिए मेरी बात, मुझे खत्म करने दीजिए। इमाम जो मौजिन को जो भाता दे रही है 2,500, आप 2,500 जो दे रही है 3,000 किया, वो हमारे वक्फ बोर्ड के पैसे दे रही है। दूसरी बात, ममता बनर्जी 1,10,000 रुपया दुर्गा पूजा में देती है हर पंडाल को, इस बार भी दिया है। तो इससे दिक्कत है क्या आपको? बात ये, कोई दिक्कत नहीं सर, 1,10,000 नहीं दे, 11 लाख रुपए दे, कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को। आपने तो मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हमारी लड़ाई जब आती है कि जब हम ये सिद्धार्थ साहब मुद्दा बना रहे हैं ना, हमारी मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आपको जनता का निष्पक्ष वोट चाहिए कि हिंदू और मुसलमान का बटा हुआ वोट चाहिए, इसीलिए मैंने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल देश की, हमारे बंगाल की जनता, बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, बंगाल के जो रहने वाले लोग हैं, हमारे बंगाली भाई हैं, राजस्थान कलकत्ता के जो रहने वाले लोग हैं, ये सभ्य भाषा कल्चर्ड लोग हैं। यहाँ पे और लड़कियों को भी माँ बोलते हैं। ये ऐसी धरती है हमारी बंगाल की, ऐसा कल्चर है। अब दूसरी बात, ममता बनर्जी, मैं एक बात बोलकर जा रहा हूं, अगर देश में अगर हिंदू कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है। देश की सबसे बड़ी हिंदू नेता अगर है, उसका नाम है ममता बनर्जी। वो क्यों बता दूं मैं आपको, मुसलमानों का ममता बनर्जी वोट लेती है। 15 साल से मुख्यमंत्री है, 3 बार की मुख्यमंत्री, मुसलमानों का वोट लेकर गई है, लेकिन मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप जो दिन रात मुसलमान आप करते रहते हैं, 2021 में क्यों नहीं, आपका रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल कीजिए सर, क्यों नहीं बिल्कुल कीजिए। आप मुसलमान कीजिए, लेकिन अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए। 2021 का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था आपके नतीजे क्या थे बताइए? कितने परसेंट वोट आए थे ये बता दीजिए। सर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था ये बताइए, नतीजे क्या थे ये भी बता दीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। 2021 ये देखिए स्क्रीन पर आंकड़े चल रहे हैं सर, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। 2000 ये ट्रैक रिकॉर्ड है। 6 उम्मीदवार उतारे, 6 की जमानत जब्त हो गई और आपका वोट शेयर है 0.02%। और टोटल वोट 10,852 मात्र। ठीक है, मैं जवाब ट्रैक रिकॉर्ड है। और आप कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी को हम सत्ता से हटा देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड सोलंकी साहब, एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए सर, मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, दे दीजिए। एक अल्फाज बोलूंगा सर। लोहिया साहब ने कहा था पहले हारने के लिए जाओ, दूसरी बार हराने के लिए जाओ, तीसरी बार जीतने के लिए जाओ, राइट। और दूसरी बात सुनिए, आप 2021 की बात करें सर, आपने 2023 का ट्रैक रिकॉर्ड देखा पंचायत का? हमारे पंचायत में 10 मेंबर है। मालदा में हमने 65,000 वोट लिया, मुर्शिदाबाद में हमने पंचायत में बोल रहा हूँ सर, मुर्शिदाबाद में हमने 34,000 वोट लिया। ये हमारे सर, कभी हमारा भी तो पढ़िए। और बीजेपी पहले 2 सीटों में थी, अच्छा अभी 242 सीटों में आ गई। अच्छा सोलंकी साहब, मैं अभिज्ञान सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सोलंकी साहब एक जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ये पूछते भी हैं, दर्शक भी पूछते हैं कि जरा ये सवाल जरूर होना चाहिए। एक सेकंड, ओवैसी साहब ने खुद कहा है कि मैं सियासत की वो लैला हूं जिसके चाहने वाले मजनू हजार हैं। 2021 में आपके फुरफुरा शरीफ वाले एक नए मजनू बने थे, लेकिन पता नहीं काहे ब्रेकअप हो गया चुनाव के समय। अब ये बताइए कि इस बार जो आपके नए मजनू बने हैं हुमायूं साहब, इसके बारे में कई लोग कह रहे हैं कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। क्या सर देखिए, लाइटर में बोल रहा हूँ, ब्रेकअप भी होता है, मोहब्बत भी होती है सर, मेरी बात समझिए। ये हमें दोबारा भी मोहब्बत होती है। हमने मौका दिया था ऐसे वाले को, उन्होंने जो अपना सोचा किया, वो हमारा उन पर दबाव नहीं है। अच्छा, हुमायूं साहब से आज भी अनाउंस किया, मतलब हुमायूं साहब से ये लंबी चलने वाली मोहब्बत है। इंशाल्लाह सर जीत के जाएंगे और बंगाल में एक नया इतिहास भी रचेंगे। 2029 का लोकसभा चुनाव अभिज्ञान सर मिलकर लड़ेंगे सर। ओके अभिज्ञान सर, क्या इस बार भी बंगाल चुनाव का नैरेटिव हिंदू मुसलमान की पिच पर सेट हो गया? बिल्कुल, पहले भी हुआ है, इस बार भी होगा। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स इलेक्शंस में होती है और ये सबको बड़े कड़वे शब्दों में इसको मानना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि सब लोग अपने विकास की बात करते हैं, सब लोग राज्य को बेहतर बनाने की बात करते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमें मौका दीजिए तो देखिए हम राज्य में क्या क्या कर देंगे। दूसरे कहते हैं कि हमें आपने मौका दिया तो देखिए हमने क्या क्या करके दिखाया। लेकिन इन सबके बीच कड़वी राजनीतिक सच्चाई ये है, जिसकी वजह से ओवैसी साहब की भी दुकान राजनीतिक तौर पर लगी रहती है, वरना आपको भी पता है कि उनका कितना बड़ा देश में जनाधार है।
तो ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं जो पैचेस में पॉलिटिकल पार्टीज खेलती हैं। और मैं बहुत साफ साफ इसको कह रहा हूं, मैंने अपनी किताब में यूपी के लिहाज से पूरे कास्ट इक्वेशंस का जिक्र किया है, जो कि बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। तो वैसे ही अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं और सही नज़रिए से हम देख रहे हैं, यानी कि जर्नलिस्टिक नज़रिए से हम देख रहे हैं, तो उसमें ये एलिमेंट पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का होगा ही होगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि सब कोई प्रत्युषी ये भी कहेगा कि हम नहीं कर रहे पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, सामने वाला कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पर आपने हिट किया है। मैं वार्ष्णेय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब इस चुनाव में सर आपकी पार्टी कहां है? ना 3 में ना 13 में, कहां है? देखो प्रत्युष जी, एक बात समझ लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे हुमायूं कबीर साहब हो, चाहे ये AIMIM वाले हों, ये सब चाहेंगे कि राजनीति को बंगाल में सांप्रदायिकता के आसपास रखा जाए। हम ये खेल नहीं खेलते। हम बंगाल में ओपनली अपने भाषणों में हमारे तमाम कैंडिडेट सारी सीटों पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, देश की जो विदेश नीति का हमारे सीपीएम के नेता ने एक बात बोला, बताना भूल गए, मदरसा संतरास होगी। कौन बोला? आप बोल लीजिए सोलंकी साहब। सर सोलंकी जी प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिएगा, अभी वार्ष्णेय जी को बोलने दीजिए। आप बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं, बाद में बोल लीजिएगा। बोले वार्ष्णेय सर बोले आप। किसी भी हालत में हमारा एक ही उद्देश्य होता है इलेक्शन में, चुनाव तो जीतना है ही, पर साथ ही साथ देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए, देश और राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जाए, ना कि हिंदू मुसलमान। सर आप जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता आपका विज्ञान समझ ही नहीं पा रही है। वो मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बता देता हूं। अब 2021 में जो आप कह रहे हैं कि विज्ञान, आपका विज्ञान 0.2% वोट पे सिमट गया, सीटें आए 0। आपको उससे पहले के चुनाव में 16 में आपको 1.45% वोट मिला था और 1 सीटें आई थी। आपका विज्ञान जनता समझ क्यों नहीं पा रही है? देखिए, जब एक बहुत आसान होता है, फिरके की राजनीति करना बहुत जल्दी बन जाती है। सर्वधर्म सद्भाव और विकास की राजनीति में टाइम लगता है। सर जो कभी अर्श पर था वो अचानक से फर्श पर आ जाए और लंबे समय तक फर्श पर ही पड़ा रहे, सवाल तो उससे पूछे जाएंगे ना सर। प्रत्युष, पूरे विश्व में एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि राजनीति को शॉर्ट सर्किट से करने के लिए राइट रिएक्शन की ओर चले जाओ, एक्सट्रीम राइट रिएक्शन की ओर चले जाओ। अभी आपने इटली का एग्जांपल देख लो ना, मेलोनी जो है रेफरेंडम में हार गई राइट रिएक्शन की। निकारागुआ का देख लो आप, वेनेजुएला का आप देख लो, पूरे लैटिन अमेरिका का देख लो, हर जगह धीरे धीरे। सर हम तो फिलहाल बंगाल देख रहे हैं ना सर, देश तो बंगाली देखेगा ना सर। में भी यही होने वाला है। अभी हम लैटिन अमेरिका नहीं जा रहे, हम बंगाल पर बात कर रहे हैं, हम बंगाल पर बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने, अरे भैया अमित शाह जी ने क्यों अटैक किया है? बंगाल के चुनाव को लेकर ही लोकसभा में कम्युनिस्टों पर अटैक किया है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। अभिज्ञान सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिज्ञान सर। प्रतीश, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। देखिए बीजेपी क्यों, मैं ये पॉइंट रख रहा हूं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होगी, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पिछली बार आई थी और उसकी पूरी कोशिश, उम्मीद रहेगी कि वो 100 सीटें इस इलेक्शन में पार करे। तो चूंकि बीजेपी का राइज हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव में और इस विधानसभा में वो एक प्रमुख विपक्ष की तरह नजर आ रही है, लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से इस तरह के बयानात या इस तरह की राजनीति नजर आएगी। जी राखी बिरलान जी, बंगाल के चुनाव में आप उम्मीदवार उतार रही हैं या फिर आप टीएमसी के साथ जाएंगी, कांग्रेस के साथ जाएंगी, लेफ्ट के साथ जाएंगी या किसी के साथ नहीं जाएंगी? क्या है आपकी रणनीति? नहीं, आम आदमी पार्टी पहले ही जो है ये साफ कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से समर्थन देगी ममता दीदी जी को। और जो है के साथ मिलके जो जिस तरह की हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में देश को बांटने का प्रयास पिछले हर एक चुनाव में हम देखते हैं, सिर्फ इस चुनाव में नहीं देखते। खरे जी, आपने बोला कि बंगाल चुनाव में ऐसा हो रहा है, नहीं, हर एक चुनाव में आप देखेंगे कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का पूरा
एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास, असफल प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में हम देखते आए हैं। और जहां तक मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में भी वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दृश्य थोड़ा सा अलग है। एक धड़ा वोटों का जो ध्रुवीकरण करने का है, जिसके अंदर है भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और जो है आपके गवर्नर साहब, ये सब लोग मिलकर वोटों को काटने का, नए वोटों को ना जोड़ने का प्रयास, पूर्ण रूप से जो है समर्थन में जो लोग हैं उनको रोकने का प्रयास इस एक धड़े की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो धड़ा है वो ममता दीदी के नेतृत्व में सच्चाई, ईमानदारी और संविधान को और वोटर्स के जो हक को उनको सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ। अच्छा, विपक्षी गठबंधन में राखी जी, विपक्षी गठबंधन में तो और भी पार्टियां हैं, टीएमसी के अलावा और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें लेफ्ट भी है। क्या ये सभी की सभी वोट पोलराइजेशन की राजनीति करती हैं? देखिए, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अधीन आकर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर जितनी भी बंगाल की तरफ से अर्जियां हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, या हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ये है कि फॉर्म 6 मिनिमम एक आदमी 50 से ज्यादा सबमिट नहीं करा सकता है एक बार में। लेकिन आप देखेंगे तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके के फुटेज सामने आ रहे हैं कि बंडल के बंडल फॉर्म 6 के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसको जमा कराते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और किसी भी प्रकार का कोई भी कड़ा रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाते हुए कड़े कदम हमको नहीं दिखाई। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की है एसआईआर की प्रक्रिया में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संतुष्ट, हम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, आप इस चीज को फिर समझ। कोर्ट के ऊपर कल सवाल था, ना आज सवाल है, ना भविष्य में कभी सवाल उठेगा। सवाल जो चालाकी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनता हुआ ठीक है। मैं संजय जी आज सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बात खुद कही है कि अभी तक की जो प्रक्रिया चल रही है, जो निपटारा हो रहा है, जिसके नाम कटे थे उनको लेकर के लगभग 47 लाख के आसपास का निपटारा हो चुका है। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि आप प्लीज संदेह पैदा करने वाला बयान ना दें, ये टीएमसी को उन्होंने कहा है। तो अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बात प्रश्न चिन्ह के नहीं है, काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं। वो सब कुछ है, सारे कागज है उनके पास, एक ही कागज के बिना पर एक भाई का हो गया, दूसरे का रह गया। इसको लेकर जो ट्राइब्यूनल है उसमें लोग जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। जरूर कोई ना कोई रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निकलेगा, हम आशावादी हैं। नहीं, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नामांकन से पहले तक वोटर लिस्ट जो है वो आ जाएगा, जो मुकम्मल होकर, क्योंकि बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है, हर दिन 2 लाख। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आपने जितना सवाल उठाया चुनाव आयोग पर, क्या देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन है या नहीं है? अब एक ले दे के सर्वोच्च अदालत ही तो बची है जिस पर यकीन है सबको। तो अगर सर्वोच्च अदालत कह रही है कि हम संतुष्ट हैं, केंद्र में जो अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हैं और चुनाव आयोग, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे एपिसोड में हम देखना चाहते हैं। और सर्वोच्च अदालत जानती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था और क्या हुआ था, ये सभी शायद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल के अपने विधानसभा केंद्र से लगभग 45 से 50 हजार लोगों के नाम काट दिए गए थे। ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो आने वाले दिनों में जिसको एक माइलस्टोन के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, 3 से 77 इस बार का टारगेट क्या है आपका? पूर्ण बहुमत की सरकार, पश्चिम बंगाल के अंदर एक बदलाव की नई आशा, और पश्चिम बंगाल के जन जन के मुख पर जो एक नारा चल रहा है कि परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। आप कहीं सुदूर क्षेत्र में जाएं, प्रत्युष जी आपकी जानकारी के लिए, मैं भी इस वक्त बंगाल में ही हूं। आप किसी सुदूर क्षेत्र में जाएं, मैं यहाँ अनुभव लेने के लिए आया था, आप किसी व्यक्ति से बात करिए, हर किसी के मुख पर एक ही बात है, जो 15 साल से निर्ममता की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर चली है, जिसने युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, अब उसको बदलना है। आप जिन विषयों पर शायद हम बात कर रहे हैं, यहाँ के धरातल के विषय उससे बहुत अलग है।
6 लोगों ने आलू के किसानों ने आत्महत्या कर ली है 1 माह के अंदर। 2 रुपए किलो आलू बेचने पर मजबूर है। यहाँ की सरकार ने आढ़तियों को कहा था कि हम लोन देंगे, लोन देने से आखिरी समय में मना कर दिया। वो किसान आज ममता बनर्जी की सरकार को बाहर फेंकने वाले हैं। 26,000 एसएससी के स्कैम में जो छात्र थे, स्कैम करके उनकी नौकरी, उनके भविष्य को अधर में डाल दिया, वो आज ममता बनर्जी की सरकार को बाहर फेंकने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 7th पे कमीशन लागू ना कर पाए ममता बनर्जी, डीए ना दे पाए ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दे और उसके बाद बैठ करके एसआईआर मछली ना जाने कौन से विषय आपने सरकार चलाई है। यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको आरजी कर का जवाब देना है, आपको संदेश खाली का जवाब देना है। सिद्धार्थ यादव जी, आपके पास स्टेट में जनता के गिनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो फिर आपके नेता बार बार ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही क्यों उठाते हैं चुनाव में? नहीं प्रत्युष जी, हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं चुनाव के अंदर, और चुनाव के अंदर व्यापक तरीके से हमने एक चार्जशीट जारी करी है। आपको जानकारी होगी हर सेक्टर में कैसे व्यापार खत्म कर दिया, कैसे महिला सुरक्षा खत्म कर दी, कैसे एजुकेशन पर हमला हुआ। हमने चार्जशीट जारी करके हर एक विषय पर पश्चिम बंगाल में जो सरकार चली उसके जो काले कारनामे थे उनको उजागर करने का काम किया। ये चुनाव बहुत अलग है प्रत्युष जी। आप पूछ रहे हैं 3 से 77 आप गए थे, कैसा लगा? मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल का पुनः उदय होने वाला है और 2026 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी, वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है, वो बताएगी किसका उदय होगा और किसका भाग्य डूबेगा। लेकिन संजय शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी, इनका पूरा फोकस है, बिल्कुल क्लियर है, इनमें इनको कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि वो मुस्लिम इलाके में अपने उम्मीदवार उतारेगी और वहां पर टीएमसी के वोट वो काटेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मुर्शिदाबाद में पिछली बार 20 सीटें टीएमसी लाती है और आपके मान लीजिए कि वहां से सीटें घट जाती हैं, अगर आपकी 40 से ज्यादा भी सीटें घट जाती हैं तो एक बड़ा डेंट होगा। प्रत्युष जी मैं बताता हूं, अभी भाजपा की बातें हो रही थी, 3 से 77 हो गए, 3 से 77 हो गए, 21 की बात है, हो गए थे 3 से 77, 24 ये भूल जाते हैं, 18 से 12 हो गए थे। इस प्रोपोर्शनेट में देखनी चाहिए, और इस प्रोपोर्शनेट में इस बार 40-42 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लिख लो, मेरी बात नोट कर लो। मैंने नोट कर लिया सर। हाँ, नंबर 2, ये बड़े प्रशासन की बात गिना रहे हैं, ये बहुत सरकारी चीजें गिना रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। छाछ तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 600 छेद है। ये भूल गए क्या दिल्ली की सड़कों पर किसानों के लिए कीलें बिछा दी गई थी कि वो आ ना सके, और ये किसान भाइयों की बात करते हैं। बंगाल में हर स्तर के लोगों की सेवा के लिए संवेदनशील सरकार है। छात्र आंदोलन करते हैं, उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। दीदी बुलाती है, ऑन कैमरा उनसे बात करती है और छात्र खुश होके जाते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है वो दे नहीं पाएंगे। और बंगाल की आज की हकीकत, इनके इसी चुनाव प्रक्रिया में इनके 11 जिला कार्यालयों को इनके ही लोगों ने तोड़ फोड़ के रख दिया है। इनके प्रदेश अध्यक्ष तक को प्रदेश कार्यालय में विक्षोभ का सामना करना पड़ता है, और ये बात करते हैं। इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है। मुश्किल यह है कि इनको यकीन नहीं है। बंगाल की धरती एक अलग धरती है, यहाँ की तासीर अलग है प्रत्युष जी, मैं बार बार कहता हूं, और ये समझ ही नहीं पाए हैं और ना समझेंगे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और बंगाल की जनता झूठ पकड़ लेती है। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं बंगाल में, एक चाय बागान बंद था, 2019 में आए, बोले कि अगली बार मैं जब आऊंगा इसी चाय बागान की चाय पत्ती से चाय पीऊंगा, और 24 की लोकसभा चुनाव में आकर वही जगह मीटिंग करके उस चाय बागान का जिक्र तक नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है। बंगाल की जनता आपकी हर एक चीज को देखती है, नोट करती है और तब जाके निर्णय लेती है। देखिए, मेरे को लगता है प्रत्युष जी आपके शो पर तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैंने एसएससी स्कैम गिनाया, कोल स्कैम गिनाया, मैंने महिला सुरक्षा गिनाया। जवाब में टीएमसी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? दिल्ली में किसानों का आंदोलन। अरे चुनाव बंगाल का है भैया, आ जाइए बंगाल में वापस। आपने बंगाल पे प्रश्न पूछे तो जाएंगे दिल्ली, थोड़ी देर में चले जाएंगे ईरान, उसके बाद घूम करके जाएंगे इजराइल, फिर घूमेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बंगाल का चुनाव है, बंगाल पर रहेंगे, बंगाल पर जवाब देंगे तो शायद। मैं आपको क्लियर कर, आपसे ज्यादा हमने अखिलेश को लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ते हैं।
आपसे ज्यादा अकलियतों के खिलाफ हम लोग आपकी पार्टी है जो खड़ी होकर बोली कि 34 साल जब सरकार जाने के बाद हम सेकुलर कि राजनीति हमने मुसलमानों पे गलत किया, हम साइंटिफिक नहीं करते सेकुलर राजनीति, हम आपकी तरह फिरके की राजनीति नहीं करेंगे और फिरके की राजनीति के खिलाफ कौन बोला आतंकवादी होता है आप बताइए। आए हैं, हमने आजादी के मदरसा में आतंकवादी किसने बोला? आरएसएस वाले महारानी विक्टोरिया की गोद में बैठे हुए थे। सर छोड़ दीजिए आजादी का आंदोलन, छोड़ दीजिए। हम मुस्लिम लीग मदरसा में आतंकवादी किसने बोला बताइए? आप मत बताइए। आप मदरसा में आतंकवादी आरएसएस एक थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मदरसा में आतंकवादी किसने बोला? जवाब दीजिए। टूल किट हो, जवाब दीजिए। बीजेपी की टूल किट हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये फैक्ट है। सर आपके बापू को कुछ हुमायूं कबीर और आप दोनों बीजेपी के टूल किट हो। आप बताइए है नहीं है?